नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। स्पष्ट है फ्रांसीसी है तो फ्रांस में हुई होगी, तो यह फ्रांस में कंपनी स्थापना हुई थी और बंद 1769 ईस्वी में हुआ। यह एक सरकारी कंपनी थी। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करोगे तो वह एक प्राइवेट कंपनी था जिसे वहाँ के व्यापारियों ने, वहाँ के पूंजीपतियों ने स्थापित किया था, जबकि एक सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी का मुख्यालय पेरिस में था। जिस समय इस कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय फ्रांस का शासक लुई 14वां था। लुई 14वां एक निरंकुश शासक था और यही वह लुई 14वां है जो कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम स्टेट। हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें फ्रांस का राजा लुई 16वां था, लुई 16 था। और जिस समय इस कंपनी की स्थापना हुई उस समय यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा लुई 14वां था, जिसका पीरियड है 1643 से लेकर 1715 ईस्वी तक। ये लुई 14वां था जिसने वर्साय में एक बहुत बड़े महल का निर्माण करवाया था, जो उस समय दुनिया के एक खूबसूरत और बड़े महलों में से गिना जाता था। आपको याद है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ जो संधि की गई थी, वर्साय की संधि, वह इसी द्वारा बनाए गए महल में की गई थी। इस कंपनी की स्थापना में लुई 14वां के एक मंत्री कोलवर्ट की प्रमुख भूमिका रही थी। अगर हम यूँ कहें कि कंपनी का में सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा था वह किसका रहा था? सबसे ज़्यादा योगदान जिसका रहा था वह था कोलवर्ट। उसके बाद इस कंपनी के जो प्रथम डायरेक्टर हुए जिसका नाम था जनरल डी फाई। क्या नाम था? जनरल डी फाई। तो 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंस में हुआ। कौन कौन हुआ? कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। दूसरा पॉइंट, जिस समय कंपनी की स्थापना हुई उस समय वहाँ का राजा लुई 14वां था। तीसरी बात, लुई 14वां ने जिस मंत्री की सहायता से इस कंपनी की स्थापना किया उसका नाम कोलवर्ट था और इसका प्रथम डायरेक्टर कौन था? जनरल डी फाई। अब ये भी पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए आई और इसी क्रम में वह भारत आई और भारत में सबसे पहली फैक्ट्री उसने स्थापित किया सूरत में 1668 में। याद रखना, सूरत में 1668 में। आगे पर हो गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में, अस्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित किया था। इसके बाद इसने देश के कई हिस्सों में, कई क्षेत्रों में अपने फैक्ट्रियों की स्थापना किया, जिसमें से कुछ प्रमुख फैक्ट्रियों को आपको याद रखना चाहिए। जैसे मछलीपट्टनम, जो इसकी स्थापना 1669 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट 1674 में पुडुचेरी, 1691-92 में चंद्रनगर बंगाल, 1725 में माही बंदर पर इसने अधिकार कर लिया। तो इसने भी कई स्थानों पर अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। जो सूरत में फैक्ट्री की स्थापना किया था उसका श्रेय फ्रैंक कैरो को दिया जाता है। याद रहेगा, सूरत में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी उसका श्रेय किसका दिया जाता है? हाँ, फ्रैंक कैरो को। किसको? फ्रैंक कैरो को। उसके बाद मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। मछलीपट्टनम में जो उसने फैक्ट्री स्थापित किया वह गोलकुंडा के सुल्तान की अनुमति से प्राप्त किया और जो इस मछलीपट्टनम में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री का स्थापना किया था वह व्यक्ति का नाम था माराकारा। इसने इसकी स्थापना किया। इसकी जो प्रमुख फैक्ट्री थी 1674 में पुडुचेरी, जो पांडिचेरी कहा जाता था, पांडिचेरी में स्थापित किया और जिसका श्रेय फ्रैंकोस मार्टिन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? फ्रैंकोस मार्टिन को दिया जाता है। और कभी कभी तो यह भी कहा जाता है कि फ्रैंकोस मार्टिन ही भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। और यह आज़ादी के बाद तक लगभग 1954 के आसपास तक फ्रांसीसियों का पुडुचेरी पर कब्जा बना रहा। उसके बाद यह भारत का हिस्सा बना। फ्रैंकोस मार्टिन ने बालीकोंडापुरम के जमींदार शेर खां से अनुमति प्राप्त कर इस फैक्ट्री की स्थापना किया था। उसके बाद चंद्रनगर काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्री बंगाल में है, क्योंकि जो ब्रिटिश
कंपनी की फैक्ट्री बंगाल में थी, जिसको फोर्ट विलियम के नाम जानते हैं। याद रखना, बंगाल में जो अंग्रेजों फैक्ट्री थी, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे, तो जो फोर्ट विलियम था और बंगाल में ही अंग्रेजों का एक जो केंद्र था वह चंद्रनगर था, क्योंकि दोनों के बीच हमेशा तसल, दोनों के बीच तनाव होता रहता था। तो चंद्रनगर अंग्रेजों फैक्ट्री थी, जिसकी स्थापना शाइस्ता खां के आदेश से इसने किया था। इसके माही बंदरगाह जो एंग्लो मैसूर बार है, उसका भी इसी बंदरगाह को लेकर झगड़ा भी हुआ था। तो 1725 में माही बंदरगाह पर इसने अपने अधिकार को कर लिया। अगर देखा जाए तो यहाँ जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कई गवर्नर हुए, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध गवर्नर के रूप में याद किया जाता वह डुप्ले था। क्या नाम था? डुप्ले। डुप्ले के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? पहली बात कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत करने वाला पहला अगर कोई व्यक्ति था तो कौन था? डुप्ले। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, कभी कोई यह पूछ देता है कि पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसने सहायक संधि की शुरुआत की। तो अगर ब्रिटिश पूछता हो तो याद रखना उसका नाम था ब्लेसली। उसका नाम था क्या? लॉर्ड ब्लेसली। तो लॉर्ड ब्लेसली था अगर ब्रिटिश था। तो अंग्रेज पूछता है कि पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में सहायक संधि की स्थापना किया, तो उसका क्या आंसर होगा? उसका आंसर होगा लॉर्ड ब्लेसली। नाम याद रहेगा ना, लॉर्ड ब्लेसली। अगर ही पूछता है कि पहला यूरोपीय कौन था या पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था जिसने सहायक संधि की शुरुआत भारत में किया, तो उसका वह हो जाएगा डुप्ले। क्या हो जाएगा? डुप्ले। तो अब ये सहायक संधि क्या? हाँ बिल्कुल सही। सहायक संधि क्या? देखो, सहायक संधि जब भी किया जाएगा दो व्यक्ति के बीच में, हम यहाँ दो व्यक्ति के बीच में एक यूरोपीय को ले रहे हैं और दूसरा इंडियन स्टेट या भारतीय रियासत को ले रहे हैं, भारतीय राज्य को ले रहे हैं। तो एक तो भारतीय रियासत हो गए, इंडियन प्रोविंस हो गया, भारतीय राज्य, और एक यूरोपीय। यूरोपीय में कोई भी हो सकता है, या तो फ्रांसीसी हो सकते हैं या ब्रिटिश हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इन दोनों में संधि हो रहा है। ठीक है, संधि में क्या कह रहा है? यूरोपीय कह रहा है यहाँ इसको, यानी कि हमारी एक सेना आपके यहाँ रहेगी, ये कह रहा है भारतीय राज्य को। दूसरा बात क्या कह रहा है? सेना का खर्च जो है वह आप दोगे। सेना खर्च भी कौन देगा? भारतीय राज्य देगा। तीसरी बात क्या कह रहा है? हमारा एक प्रतिनिधि, जिसको रेजिडेंट कहते थे, तो हमारा एक प्रतिनिधि भी आपके पास रहेगा। चौथी बात क्या कह रहा है? कि अगर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी। और पांचवा बात कहता है कि आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन यह केवल कहने की बात थी। एक तरह से अगर जो राज्य भारतीय राज्य संधि कर लेता था, एक तरह से इन यूरोपियों का गुलाम हो जाता था, उसके अधीन हो जाता था। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब मैसूर के प्रमुख शासक टीपू सुल्तान को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए लॉर्ड ब्लेसली ने कहा था, तब उसने स्पष्ट मना करते हुए कहा था। उसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में आता है, किसने कहा था? तो टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था, उसने लॉर्ड ब्लेसली को कहा था कि एक शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है, बनिस्पत 100 दिन चूहों या गिद्रों की तरह जिया जाए। आ जाएगा स्टेटमेंट? एक शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है, बनिस्पत 100 दिन चूहों या गिद्रों की तरह जिया जाए। और उसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तब अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला बोल दिया और अंततः 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो यह डुप्ले जो था उसने सहायक संधि की शुरुआत किया था। जब अंग्रेजों और फ्रांसीसी दोनों भारत में अपने अपने प्रभुत्व के विस्तार की बात कर रहे थे, अपने प्रयास में लगे हुए थे, तब दोनों के बीच भारत में 3 बार युद्ध हुआ, जिसको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला युद्ध 1744 से 48 के बीच में हुआ, दूसरा युद्ध 1750 से 54 के बीच में हुआ, और तीसरा युद्ध 1758 से 63 के बीच में हुआ। अब यह भी एक दिलचस्प बात है कि पहला और तीसरा
का भारत के मुद्दों से संदर्भित नहीं था, ये यूरोप में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच अंत भारत से बाहर हुआ था। लेकिन बात यही है कि एक आपने कहावत सुना होगा कि गेहूं के साथ जौ भी पिसा जाता है। बिल्कुल यहाँ बात ही हुई कि लड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के मुद्दे को लेकर या शब्दवर्षीय युद्ध को लेकर, तीसरा युद्ध हो रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ ये अंग्रेज और फ्रांसीसी थे वहाँ वो लड़ाई शुरू करते थे, क्योंकि भारत में भी थे तो भारत में भी लड़ाई शुरू कर दिया, और जिसका नुकसान भारतीय राज्यों को हुआ, जिसका नुकसान भारतीयों को हुआ, जिसका नुकसान यहाँ के लोगों को हुआ। अंततः यह युद्ध आप जानते होंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वह ला शॉपेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वह पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था, और तीसरा जो युद्ध था वह पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस बीच जब यह युद्ध का वातावरण था तो एक निर्णायक युद्ध 1760 में लड़ा गया, जिसने फ्रांसीसियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फ्रांसीसियों का यहाँ पे एक तरह से प्रभाव समाप्त हो गया, और यह युद्ध कहा जाता है वांडी वास का युद्ध। हमेशा याद रखना, वांडी वास का युद्ध 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। दो युद्ध हमेशा एग्जाम में आते हैं, एक बेदरा का युद्ध जो डच्चों और अंग्रेजों के साथ हुआ था 1759 में, और दूसरा एक ही साल बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। और इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया। इस समय ब्रिटिश जनरल था आयरकुट और दूसरा फ्रांसीसी जनरल था काउंट लाली। आयरकुट का नाम याद रखना, जब हम मैसूर की बात करेंगे तब पर भी आयरकुट की बात आएगी। जब हैदर अली को आयरकुट ने हराया था, तो इस वांडीवास के युद्ध में जो आयरकुट और काउंट लाली के बीच में हुआ, उसमें लाली पराजित हुआ, और अंततः भारत पर से धीरे धीरे फ्रांसीसियों का प्रभाव सिकुड़ गया और अंग्रेजों का प्रभाव भारत में कायम हो गया। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगा।